कदीम वक्तों का जिक्र है। एक खुशहाल रियासत में मंसूर नामी एक नौजवान ताजिर रहता था। मंसूर अपनी जहानत, खुश अखलाकी और मेहनत की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। इसका कारोबार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। लेकिन मंसूर की एक कमजोरी थी, वो लोगों को पहचानने में अक्सर गलती कर जाता था। इसी शहर में जोखो नामी एक शख्स रहता था जो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन अक्ल से बिल्कुल पैदल था। वो मंसूर का बचपन का दोस्त था और उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। जोखो का मानना था कि वो मंसूर का सबसे बड़ा हमदर्द है, लेकिन उसकी हर हरकत मंसूर के लिए कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती थी। लोग मंसूर को समझाते कि भाई मंसूर, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, मगर मंसूर मुस्कुराकर टाल देता कि दोस्त जैसा भी हो वफादार होना चाहिए, अक्ल तो मेरे पास भी है। दूसरी तरफ मंसूर का एक कारोबारी हरीफ उस्मान था। उस्मान एक इंतहाई चालाक और अक्लमंद इंसान था, लेकिन वो मंसूर की कामयाबियों से जलता था और उसे अपना दुश्मन समझता था। उस्मान जानता था कि मंसूर को बराह रास्त नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है, इसलिए वो हमेशा ऐसी चालें चलता जो बज़ाहिर नजर ना आती, लेकिन मंसूर अपनी जहानत से उनका तोड़ निकाल लेता। एक दिन मंसूर को एक बहुत बड़े तिजारती काफिले के साथ दूसरे मुल्क जाना था। उस सफर में कीमती हीरे और जवाहिरात शामिल थे। उस्मान ने मंसूबा बनाया कि वो उस काफिले को रास्ते में लिटवाएगा, लेकिन इसके लिए उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो काफिले के खुफिया रास्तों से वाकिफ हो। जब जोखो को पता चला कि उसका बेहतरीन दोस्त इतने बड़े और खतरनाक सफर पर जा रहा है, तो वो मंसूर के पास पहुंचा और जिद करने लगा, मंसूर भाई, मैं तुम्हारे बगैर एक पुल नहीं रह सकता। इस सफर में बहुत खतरात हैं, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा। मंसूर ने उसे बहुत समझाया कि यह सफर जफाकश लोगों का है, लेकिन जोखो की मोहब्बत और जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। मंसूर को अंदाजा नहीं था कि उसका ये बेवकूफ दोस्त उसे उस मकाम पर ले जाएगा जहां उसका अक्लमंद दुश्मन भी उसे नहीं पहुंचा सका था। सफर शुरू हुआ और पहले ही दिन जोखो ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे काफिले की हिफाजत को खतरे में डाल दिया। काफिला रेगिस्तान के तपते हुए रास्तों पर रवां दवां था। मंसूर ने सबको सख्त हिदायत दे रखी थी कि रात के वक्त कोई भी आग न जलाए और ना ही शोर मचाए, क्योंकि इस इलाके में डाकुओं का राज था जो रोशनी देखकर हमला कर देते थे। मंसूर का अक्लमंद दुश्मन उस्मान अपने आदमियों के साथ दूर से ताक़ुब कर रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे काफिले की सही लोकेशन मालूम नहीं हो रही थी। रात के पिछले पहर जब पूरा काफिला गहरी नींद सो रहा था, जोखो की आंख खुल गई। उसे शदीद सर्दी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, मेरा दोस्त मंसूर कितना सादा है, इतनी सर्दी में बेचारे सिपाही ठट्ठर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी आग जला लूं तो सबको सुकून मिल जाएगा और मंसूर भाई मुझसे खुश हो जाएंगे। जोखो ने अक्लमंदी दिखाने के चक्कर में खुश्क झाड़ियां जमा की और एक ऊंची आग जला दी। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे और रेगिस्तान की सियाही में एक रोशन मीनार की तरह नजर आने लगे। दूर टीले पर बैठे उस्मान ने जब ये रोशनी देखी तो वो खुशी से उछल पड़ा। बेवकूफ मंसूर, आज तेरी जहानत कहाँ गई? तूने खुद ही अपना पता बता दिया। उस्मान ने फौरन अपने नकाबपोश सवारों को हमले का हुक्म दिया। अभी मंसूर की आंख खुली ही थी कि चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। डाकुओं ने काफिले को घेर लिया। भगदड़ मच गई। कीमती माल और असबाब लूटा जाने लगा। मंसूर ने अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अचानक उसकी नजर जोखो पर पड़ी। जोखो डरने के बजाय एक अजीब काम कर रहा था। वो हीरों से भरी एक थैली लेकर भाग रहा था और चला रहा था। डाकू भाइयों, ये असली हीरे नहीं हैं, ये तो कांच के टुकड़े हैं, उन्हें छोड़ दो। वो नादानी में डाकुओं को पुकार पुकार कर बता रहा था कि असल दौलत कहाँ छपी है। उस्मान के आदमियों ने जोखो को पकड़ लिया और वो थैली छीन ली। मंसूर ने बड़ी मुश्किल से अपने चंद साथियों और जोखो को बचाया और वहां से फरार हुआ। एक महफूज जगह पहुंचकर मंसूर ने सर पकड़ लिया। उसका आधा माल लुट चुका था और कई सिपाही जख्मी थे। जोखो रोते हुए मंसूर के कदमों में गिर गया। मंसूर भाई, मैं तो आपका भला चाहता था। मैंने सोचा आग जलाने से सर्दी कम होगी और डाकुओं को डराने के लिए मैंने झूठ बोला कि हीरे नकली हैं। मंसूर ने एक गहरा सांस लिया और कहा, जोखो, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो जख्म दिया है
जो उस्मान की दुश्मनी भी नहीं दे सकती थी। उस्मान ने मुझे अंधेरे में ढूंढा, लेकिन तुमने उसे चिराग दिखा दिया। मंसूर जानता था कि उस्मान अब खामोश नहीं बैठेगा। वो मक्कार दुश्मन अब इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए कोई नई और ज्यादा खतरनाक चाल चलेगा। मंसूर का काफिला अब एक घने जंगल के करीब पहुंच चुका था, जहां से गुजरना लाजमी था। उस्मान जानता था कि मंसूर अब चौकना हो चुका है, इसलिए उसने बराह रास्त हमले के बजाय नफसियाती चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने एक जासूस को फकीर के भेस में मंसूर के रास्ते में बिठा दिया, जिसने मंसूर को खबर दी कि आगे जंगल के रास्ते पर डाकुओं ने जहरीली गैस का जाल बिछा रखा है। अगर तुम दाएं तरफ वाले गाड़ से गुजर जाओ तो बच जाओगे। मंसूर अपनी जहानत से भांप गया कि ये एक चाल हो सकती है। उसने खामोशी से फैसला किया कि वो पुराने रास्ते से ही जाएगा, लेकिन रात के वक्त। उसने जोखो को बुलाया और उसे एक खास मिशन दिया ताकि वो किसी और बड़ी मुसीबत से दूर रहे। मंसूर ने कहा, जोखो, ये एक छोटी सी संदूकची है, इसमें हमारी बच्ची खिच्ची जमा पूंजी है। तुम उसे लेकर इस घनी झाड़ी के पीछे छुप जाओ और खबरदार, जब तक मैं खुद ना आऊं किसी को भी इसके करीब ना आने देना। मंसूर का मकसद जोखो को एक जगह साकित रखना था, लेकिन नादान दोस्त का दिमाग कहाँ खामोश बैठता था। थोड़ी देर बाद उस्मान के 2 नकाबपोश सिपाही वहां से गुजरे, जो दरअसल जोखो को ढूंढ रहे थे ताकि मंसूर की लोकेशन जान सकें। उन्होंने आपस में ऊंची आवाज में बात करना शुरू की। सुना है मंसूर ने अपने एक बहुत ही बहादुर और वफादार दोस्त को इस जंगल का पहरेदार मुकर्रर किया है। वो इतना ताकतवर है कि अकेला ही 100 आदमियों पर भारी है। जोखो, जो झाड़ियों में छुपा ये सुन रहा था, फख्र से फूल गया। उसने सोचा, देखा, उस्मान के आदमी भी मेरी बहादुरी के कायल हैं। अगर मैं बाहर निकलकर उन्हें डरा दूं तो वो हमेशा के लिए भाग जाएंगे और मंसूर भाई मुझसे और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। जोखो अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल आया और किसी पेशावर पहलवान की तरह सीना तान कर खड़ा हो गया। ओए, मैं ही वो बहादुर दोस्त हूं जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। भाग जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। उस्मान के सिपाही तो यही चाहते थे। उन्होंने हंसते हुए जोखो को बातों में लगाया और उसे शह देकर ये उगलवा लिया कि मंसूर किस रास्ते से निकलने वाला है। जोखो ने नादानी में पूरी हिकमत अमली बता दी कि मंसूर भाई तो रात को पुराने रास्ते से निकलेंगे, वो तो गार में जाएंगे ही नहीं। सिपाहियों ने जोखो को एक दरख्त से बांध दिया और भागकर उस्मान को खबर दे दी। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, मंसूर वाकई ज़हीन है, लेकिन इसका दोस्त मेरा सबसे बड़ा जासूस है। उस्मान ने अब पुराने रास्ते पर एक ऐसा जाल बिछा दिया जिससे बचना मंसूर के लिए तकरीबन नामुमकिन था। मंसूर अपने मंसूबे के मुताबिक पुराने रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही वो जंगल के एक तंग मोड़ पर पहुंचा, उस्मान के सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस्मान घोड़े पर सवार सामने आया और तंजिया हंसी के साथ बोला, मंसूर, तेरी अकल का एतराफ़ तो मैं करता हूं, लेकिन तेरे दोस्त की ज़बान तेरी अकल से ज़्यादा तेज़ निकली। मंसूर समझ गया कि एक बार फिर जोखो ने उसे बीच दिया है। एक शदीद लड़ाई शुरू हुई। मंसूर जख्मी हो गया, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर एक पहाड़ी गार की तरफ भागा। इसी दौरान जोखो, जो किसी तरह अपनी जंजीरें तोड़कर आज़ाद हुआ था, वहां पहुंच गया। उसने देखा कि मंसूर गार के दहाने पर निढाल पड़ा है और एक जहरीली मक्खी या भड़ मंसूर के माथे पर आकर बैठ गई है। जोखो का खून खोल उठा। उसने सोचा, देखो इस नन्ही सी मक्खी की हिम्मत। मेरा भाई मंसूर पहले ही जख्मी है और ये उसे काटकर मजीद तकलीफ देना चाहती है। आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना वफादार दोस्त हूं। जोखो ने इधर उधर देखा। उसे मक्खी को उड़ाने के लिए कोई कपड़ा या पंखा नजर न आया। करीब ही एक भारी पत्थर पड़ा था। नादान जोखो ने अपनी पूरी ताकत से वो पत्थर उठाया और ये सोचकर मंसूर के माथे पर मारा कि इससे मक्खी मर जाएगी और उसका दोस्त सुकून की नींद सो सकेगा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उस भारी पत्थर ने मंसूर का वो हाल किया जो उस्मान की तलवार भी न कर सकी थी। मंसूर के माथे से खून का फवारा छोटा और वो बेहोश हो गया। उस्मान, जो दूर से ये मंजर देख रहा था, हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी तलवार मियां में डाल ली और अपने आदमियों से कहा, वापस चलो। जिसका दोस्त जोखो जैसा हो, उसे मारने के लिए मुझे अपनी तलवार गंदी करने की जरूरत नहीं। ये अपने दोस्त के हाथों ही खत्म हो जाएगा।
उस्मान ने पीछे मुड़कर एक आखिरी निगाह डाली और बोला, आज मुझे यकीन हो गया कि एक अक्लमंद दुश्मन इंसान को होशियार रखता है, लेकिन एक बेवकूफ दोस्त इंसान की कब्र खोद देता है। मंसूर जमीन पर साकित पड़ा था और जोखो उसके सिरहाने बैठा फख्र से मुस्कुरा रहा था कि उसने अपने दोस्त को उस मूजी मक्खी से बचा लिया है। लेकिन जब काफी देर तक मंसूर ने आंखें न खोली और उसके माथे से बहता खून जोखो के हाथों को रनने लगा, तो नादान दोस्त के दिल में पहली बार खौफ ने दस्तक दी। उसने हिला हिलाकर मंसूर को पुकारा, मंसूर भाई उठो, देखो मैंने इस दुश्मन मक्खी को मार दिया है, अब आप आराम से सो सकते हैं। लेकिन मंसूर की खामोशी अब जोखो को डराने लगी थी। रार के बाहर उस्मान के तहतहे अब भी गूंज रहे थे, जो दूर जाते हुए कह रहा था, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। कुछ देर बाद जब मंसूर को होश आया तो उसकी नजरें जोखो पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी मायूसी और दुख था। उसने लरजती आवाज में कहा, जोखो, उस्मान की दुश्मनी ने मुझे सिर्फ जख्म दिए थे, लेकिन तुम्हारी नादान दोस्ती ने मुझे जिंदगी और मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया है। तुमने मक्खी मारने के लिए पत्थर उठाया, मगर ये न सोचा कि वो पत्थर मेरे सर पर गिरेगा। जोखो जार और कतार रोने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंसूर का कारोबार लिट चुका था, उसका जिस्म जख्मी था और उसका भरोसा टूट चुका था। मंसूर ने वहीं से वापसी का रास्ता लिया और शहर पहुंचकर अपना सब कुछ समेट लिया। उसने फैसला किया कि वो अब तन्हा जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि एक दाना दुश्मन से बचना आसान है, लेकिन उस दोस्त से बचना नामुमकिन है जिसके पास दिल तो हो मगर दिमाग न हो। बरसों बाद मंसूर एक कामयाब और दाना बुजुर्ग के तौर पर पहचाना जाने लगा। जब भी कोई नौजवान उससे दोस्ती के बारे में मशवरा मांगता तो वो हमेशा यही किस्सा सुनाता और कहता, दोस्त का इंतखाब उसकी नीयत से नहीं, उसकी अक्ल से करो, क्योंकि नीयत कितनी ही साफ क्यों न हो, नादानी का रास्ता हमेशा तबाही पर खत्म होता है। प्यारे दोस्तों, ये था अक्लमंद दुश्मन और बेवकूफ दोस्त का किस्सा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के सफर में सिर्फ वफादारी काफी नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करने की अक्ल भी जरूरी है। आपके नजदीक एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए? क्या आपने भी कभी किसी नादान दोस्त की वजह से नुकसान उठाया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने अक्लमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।